वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि विश्व युद्ध कैसे हुआ था। एक्चुअली कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि उन्हें ग्रेजुएशन के लेवल पर भी बताना है, तो सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध। तो आज उसी को हमने कवर अप करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो क्वेश्चन एक बार मैं ओरली रिवील कर देती हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि भाई ड्यूरेशन बताओ, प्रथम विश्व युद्ध का ड्यूरेशन बताओ। दूसरा, कारण क्या थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि भाई परिणाम क्या हुए, या कितने लोग इसमें शामिल हुए, या भारत का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इस टॉपिक के अंदर है वो ये है कि हमें कोई भी चीज़ छोटे लेवल पे बताई जाती है, बट हमें जब लिखनी होती है तो हमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। अब एक्सप्लेनेशन हम याद करके तो नहीं जा सकते, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें वो चीज़ क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मतलब हम उसके बारे में A to Z सब जानते हों कि अगर वो चीज़ हमसे पूछ ली जाए तो फिर हम उस पर क्या करें, एक अच्छी सी टिप्पणी कर सकें। तो वही मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले ड्यूरेशन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की जो ड्यूरेशन थी वो 1914 से 1918 की थी। वहीं ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 4 साल बाद 11 नवंबर 1918 को। तो अब सबसे बड़ा जो हमारे पास सवाल आता है, चलो हमें ये तो पता है कि ड्यूरेशन 4 साल की थी इसकी, 28 जुलाई को शुरू हुआ और ये ख़त्म कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये शुरू ही क्यों हुआ था। तो भाई इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें संपूर्ण विश्व संगलित था। मतलब बाद में इसमें 1917 में अमेरिका भी आया था, वो अलग सी बात है, हम बाद में बताएंगे। तो क्योंकि इसमें सब लोग एक एक करके ऐड हुए थे, पूरे विश्व में ये युद्ध लड़ा गया था, सबसे ज़्यादा खतरनाक, और क्योंकि दुनिया का पहला विश्व युद्ध था तो ऑलरेडी इसमें जो है मतलब बहुत सारे रीज़न रह चुके थे इस विश्व युद्ध को होने के लिए। लेकिन जो रीज़न सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं हम उन पर बात करते हैं। तो भाई एक रीज़न था सत्ता का लालच। तो क्या चीज़ थी उस टाइम पे, उपनिवेशवाद चलते थे। सबको पता है कि इंग्लैंड ने ऑलरेडी पूरे विश्व को, काफ़ी विश्व के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को, यहाँ तक कि अमेरिका तक को इंग्लैंड ने अपना गुलाम बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। तो वहीं सत्ता की जो ये होड़ थी कि हमारे पास ज़्यादा पावर आ जाए, हमारे पास ज़्यादा बड़ा साम्राज्य आ जाए, ये जो होड़ थी ये एक लालच के रूप में जब उभरी तो इसने भी लोगों को, मतलब लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाई, ताकि अगर ऐसा कुछ भी हो तो कोई साइड वाला कमज़ोर पड़े तो उस पर दबदबा बनाकर क्या कर लिया जाए, उसे हड़प लिया जाए। तो यही एक रीज़न ये भी था कि लोगों को, और जो देश थे वहाँ के, उन देशों को क्या हो गई, लालच हो गया, मतलब होड़ हो गई कि हम ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, हमारे पास ज़्यादा सत्ता आ जाए और हम मतलब क्या करें, विश्व पे राज करें। और ये सबसे ज़्यादा यूरोपवासियों में था। तो डेफिनेटली युद्ध की शुरुआत भी यूरोप से ही हुई है। दूसरा, औद्योगिकरण की तीव्र गति। हमें अच्छे से पता है कि 1730 से लेके जो ये औद्योगिकरण शुरू हुआ है तो फिर इसकी गति कभी धीमी हुई नहीं। लोगों को जो औद्योगिकरण था इसका लालच बढ़ता गया, उन्हें फ़ायदा नज़र आता गया और मशीनें एडवांस पे एडवांस होती गई। और ये जो औद्योगिकरण था उसके लिए कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल्स चाहिए था। अब जो देश विकास पहले ही कर चुका है तो उसके जो संसाधन होंगे वो तो लिमिटेड हो जाएंगे। जो देश अभी विकास नहीं करा है, जिसने, उसके पास संसाधन अभी हैं, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने खर्च किया ही नहीं, उनको कोई जगह ही नहीं मिली खर्च करने की। तो वही एक रीज़न ये भी था कि औद्योगिकरण की जो ये तीव्र गति थी, अपने आप को जो विकसित करने की ये होड़ थी कि हम जल्दी से ये विकसित कर ले, तो वही होड़ जो थी इस चीज़ को क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। क्यों, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों पे कब्जा कर सकें या उन्हें दबा सकें तो उनके संसाधन हमारे, और फिर उनके औद्योगिकरण में क्या होगा, उनका फ़ायदा। तीसरा, आपसी संधियाँ। एक्चुअली युद्ध का जो रीज़न था जिसकी वजह से युद्ध बढ़ा, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि युद्ध होना चाहता था, होने वाला था कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन एक ऐसा रीज़न, एक ऐसी चीज़ उनको एकदम अचानक से मिली जिसकी वजह से युद्ध हुआ। तो वो जो चीज़ थी ना, जो मिला उन्हें, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो युद्ध हुआ उसकी वजह थी ये संधियाँ, कि
यूरोप के देशों ने और बाकी देशों ने भी आपस में एक दूसरे संधियां कर रखी थी, और ऐसी संधियां जिनके बारे में दूसरे देशों को पता ही नहीं था। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए रशिया ने जर्मनी से बोला होगा कि भाई अगर तुम्हें कभी कोई देश परेशान करेगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसी तरह फ्रांस से किसी ने बोला होगा, किसी ने इंग्लैंड से बोला होगा, किसी ने नॉर्वे से बोला होगा, किसी ने ऑस्ट्रिया से बोला होगा, किसी ने जर्मनी से बोला होगा, किसी ने ऑटोमन साम्राज्य से बोला होगा। तो ये जो संधियां थी, छुपी हुई संधियां जिनके बारे में बाकियों को पता ही नहीं था। मतलब एक तरह से है तो सिक्योरिटी की बात, लेकिन ये सिक्योरिटी क्या हो गई, विश्व युद्ध का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देश एक दूसरे में ऐड होते गए, उसी तरीके से ये संधियां जो की हुई थी, इनसे मदद ली गई और देशों को और ज़्यादा विश्व युद्ध में धकेला गया। इसके अलावा ये वो रीज़न है जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत हुई। मतलब युद्ध होना तो चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन ये वो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से युद्ध को क्या मिली, एक शक्ल मिली। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का देश है और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है। तो यहाँ बात ऑस्ट्रिया की चल रही है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो 1 महीने के बाद राजगद्दी पे बैठने वाले थे, तो वो सर्बिया गए थे। तो वहाँ पर जिनका मतलब राजकुमार का नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड, और उनकी वाइफ, दोनों का क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब ऑस्ट्रिया 1 महीने तक इस सदमे में रहा कि मतलब हमारे राजकुमार का, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अपने नए होने वाले राजा को। तो जब ये खबर ऑस्ट्रिया में पता चली कि इस तरह से उनका कत्ल कर दिया गया है, तो ऑस्ट्रिया ने जस्ट 1 महीने के बाद क्या किया, सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये जो युद्ध का ऐलान था, यही ऐलान इसने क्या किया, विश्व युद्ध की शुरुआत की। और प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके ऑस्ट्रिया सर्बिया के में लड़ाई शुरू हुई, फिर उन लोगों की संधि वाले देश एकदम साथ आए, सर्बिया के साथ ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी आ गया, फिर इंग्लैंड ने सर्बिया का साथ दिया। इस तरीके से ये जो संधियाँ थी, ये संधियों ने एक दूसरे को मजबूती देने के लिए युद्ध में क्या कर लिया, कदम रख लिए। और ये जो युद्ध में कदम रखी है, तो ये जो लड़ाई चल रही थी, शुरू हुई थी ऑस्ट्रिया सर्बिया से, ये खत्म किस पे हुई सर, जर्मनी। तो भाई आगे क्या हुआ, युद्ध के मतलब एक तरह से हमें पता चल गया कि युद्ध क्यों हुआ। हमें ये भी पता चल गया कि मतलब युद्ध में इतने सारे लोग क्यों टूटे, क्यों टूट पड़े वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। तो साथ में हमें ये वाली चीज़ पता चल गई कि अब कितना बड़ा एरिया इस युद्ध में शामिल था। यूरोप, एशिया, मेडिटेरेनियन, ईस्ट पूर्व यानी दोनों, मध्य भी और पूर्व भी। साथ में अमेरिका कब आया था, 1917 में आया था। अब आगे की बात हम यहाँ करते हैं कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो भाई यूरोप के नीचे अफ्रीका है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका के जस्ट साइड में एशिया, फिर अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। तो यहाँ हमें क्या चीज़ पता चली कि मतलब यूरोप भी इसमें इंगेज्ड है, अफ्रीका भी इसमें इंगेज्ड है, मिड और पूर्व वाला भी इंगेज्ड है, यानी कि रशिया और चाइना भी इसमें इंगेज्ड थे। बाद में अमेरिका भी इंगेज हुए। तो इससे हमें पता क्या चला कि लगभग पूरी दुनिया इस युद्ध में क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी। वहीं करोड्स ऑफ डेथ्स क्या हुआ, तो वहीं हमें यहाँ क्या बात पता चली कि भाई हर देश के जो सैनिक थे, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए और इतनी ही तादाद में लोग मारे गए। और इसके अलावा भी यहाँ जो सबसे अजीब बात थी वो जानते हैं क्या है कि सैनिक मारे गए, लोग घायल हुए, सैनिक घायल हुए, ये तो अलग चीज़ है। जो लोग लापता हुए वो भी हजारों लाखों की संख्या में थे। यानी कि सिर्फ कोई एक नुकसान नहीं था, यहाँ जानों का नुकसान था, जो आपसी विश्वास खत्म हो रहे थे उनका नुकसान था। इसके अलावा जो लोग लापता हुए कि पता नहीं वो मरे या जिए या कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चला, वो अलग थे। हथियारों की होड़, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो हर देश अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की तैयारी करता है। वहीं यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की भी तैयारी की जानी शुरू होने लगी थी कि मतलब कुछ ऐसा हो कि कुछ ऐसा खतरनाक जिससे हमें जिताया जा सके। तो वहीं हथियारों की होड़ पे बहुत ज़्यादा देश जो था
अपने फोकस कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो ये कुछ बहुत सारे नहीं हैं, कुछ रीजंस हैं, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं किसके बारे में, विश्व युद्ध के बारे में, कि भाई जब विश्व युद्ध हुआ तो एक बहुत सीधी सी कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, तो आप लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा ईजी तरीके से पता चल जाएगी। तो जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। तो आपको क्या करना है कि सीधी सी बात है, जब भी कोई युद्ध होता है तो वहाँ पे देश लड़ेंगे, हथियारों की होड़ होगी, सैनिकों को मोर्चों पे भेजा जाएगा, इसके अलावा लोगों की जानें जाएंगी, नरसंहार होगा, लोग सैनिक मारे जाएंगे, आपसी विश्वास खत्म होगा। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, जस्ट राइट ऑन योर पेपर, कि आपके पेपर पर ही आपके जो सारे विचार हैं जो जस्ट कॉमन सेंस पे भी आ जाते हैं, तो आपको उस पर क्या करना है, आपको लिख देना है। तो वहीं एक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि भाई इसके कारण क्या थे, दूसरा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, परिणाम क्या हुआ। तो जर्मनी, रूसी, ओटोमन साम्राज्य जो आज का टर्की है, वो उस टाइम का ओटोमन साम्राज्य था। उस टाइम पे साम्राज्य चलते थे, ये लोगों को बादशाही का बड़ा शौक था, तो साम्राज्य चलते थे इनके। तो जर्मनी, रूसी, ओटोमनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो साम्राज्य थे इनका क्या हो गया, अंत हो गया, इन साम्राज्य का अंत हो गया। इसी के साथ साथ मतलब इन लोगों में कुछ ने लोकतंत्र को प्रमोट किया था, कुछ लोगों ने अपने आगे किंगडमशिप को स्टार्ट किया। तो इन सारे जब साम्राज्यों का मतलब जब युद्ध पर विराम लगने की बात हुई कि चलो अब युद्ध पर विराम लगने की बात करते हैं, तो यहाँ संधियाँ भी हुई हैं, काफ़ी सारी युद्ध पर विराम लगाने के लिए। तो संधियों के अंदर क्या हुआ, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है वो है हमारी पेरिस सम्मेलन। पेरिस समिट 1919, पेरिस सम्मेलन 1919, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि थी, ये शांति संधि थी। एक्चुअली क्या था कि जब भी कोई जंग हो जाती है तो वो लोग, वो देश जो जंग में शरीक थे, जिन्होंने जंग का खर्चा उठाया, जंग लड़ी और जीती या हारी जो भी था, वो आखिर में ये डिसाइड करते हैं कि भाई पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो वहीं क्या हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ विश्व युद्ध। वहीं 1919 में पेरिस सम्मेलन किया गया, जिस सम्मेलन में शांति संधियाँ की गई। बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया और इस बात का फैसला किया कि शांति विश्व के लिए, विश्व सुरक्षा के लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। वहीं हमने यहाँ क्या पता चला कि भाई जब नवंबर 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी को समर्पण करना पड़ा। जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और इस आत्मसमर्पण के बाद युद्ध विराम लगा दिया गया। कब? 11 नवंबर 1918 को। वहीं नए देश बने, यानी कि ये जो साम्राज्य खत्म हुए थे हमारे, तो इन्हीं साम्राज्यों ने खत्म होने के बाद कुछ नए देशों को क्या किया, जन्म दिया। तो कुछ नए देश बने। इसके अलावा जर्मन उपनिवेश पर अन्य शक्तियों का कब्जा हो गया। लेकिन वही वाली चीज़ है कि ताकत जब किसी के मुंह को लग जाती है तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वहीं आगे क्या हुआ कि यहाँ हमने पेरिस सम्मेलन कर दिया कि भाई शांति चाहिए हमें। वहाँ हमने भी युद्ध विराम के लिए साइन भी करवा लिया जर्मनी से। क्या? जर्मनी की सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई थी इस पर, क्योंकि जर्मनी को पता नहीं क्या हो गया था, उसको लग रहा था ये मेरा पर्सनल युद्ध है, तो उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए थे, अपने सारी चीज़ें लगा दी। सबसे ज़्यादा बुरी जो हालत हुई थी इसमें जर्मनी की भी हुई थी। तो वहीं क्या हुआ कि भाई इसके अलावा जो जर्मन के उपनिवेश थे, यानी जर्मन अब कमज़ोर हुआ, तो जो बाकी देश थे उन लोगों ने क्या किया, जर्मन के जो उपनिवेश थे उस पर अपना कब्जा जमाने लगे। क्यों? क्योंकि जर्मन की हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थी, तो मतलब उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया कि इन देशों ने, जो अभी भी थोड़े से मजबूत थे। इन देशों में एक चीज़ और थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1917 की अमेरिकी एंट्री, जो कि एक तरह से अमेरिका एक हीरो की तरह अमेरिका ने एंट्री की थी। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कि अमेरिका ने खुद को आइसोलेट कर रखा था। आइसोलेशन, द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, पृथकतावाद की नीति इसको बोलते हैं।
तो इस नीति के अंदर क्या होता है कि जो देश होता है वो दुनिया भर से ये ऐलान कर देता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को क्या हूँ, मैं बंद हूँ, मतलब मुझे सिर्फ मेरी प्रॉब्लम से मतलब है, मेरी चीज़ों से मतलब है। तो वहीं इसके अंदर हुआ, अमेरिका ने खुद को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया था, आइसोलेशन की नीति उसने अपना रही थी, लेकिन 1917 में उसने अपनी आइसोलेशन की नीति को छोड़ दिया। और क्योंकि जो रशिया था हमारा वो भी काफ़ी बड़ा नायक था, तो बोल्शेविक क्रांति होने के बाद रशिया ने खुद को युद्ध से हटा लिया, वहीं रशिया की जगह पे अमेरिका ने युद्ध में एंट्री कर दी। अब ये एक और रीज़न भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं अमेरिका की युद्ध में एंट्री करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका काफ़ी ताकतवर था, तो जो देश मतलब मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को काफ़ी मदद दी, उनकी क्षतिपूर्ति भी करी गई। लेकिन एक और रीज़न भी था कि अमेरिका ने एंट्री क्यों की, तो एक छोटा सा रीज़न यहाँ बीच में बताया जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि यही रीज़न था, बट इट इज़ अ रीज़न। तो क्या रीज़न था कि अमेरिका का एक जहाज़ था जिसमें 1200 अमेरिकी शामिल थे, पानी का जहाज़, अटलांटिक सागर में, नॉर्थ अटलांटिक में। तो जर्मनी ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो जहाज़ डूब गया था, ये एक रीज़न बताया जाता है। तो फिर अमेरिका ने युद्ध में अपनी एंट्री की, और उसके बाद तो पता ही है युद्ध में फिर क्या हुआ था। जर्मन के उपनिवेशों पर कब्जा करने के बाद अब फिर से हम शांति की तरफ आए, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें लोगों ने कहा कि मतलब उन सभी देशों ने कहा कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो बातचीत का एक मंच दे और युद्धों को रोक सके। हालांकि आज का जो यूनाइटेड नेशन है वो लीग ऑफ नेशंस की जगह पर ही है। मतलब क्या था कि लीग ऑफ नेशंस इतना चला नहीं, क्यों? क्योंकि अमेरिका वैसे भी उसमें ऐड नहीं था और कुछ देश और भी ऐड नहीं थे, तो मतलब वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से कुछ सालों में ही लीग ऑफ नेशंस मतलब ख़त्म हो गया था। लेकिन 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी। अब वहीं ये सारे रीज़न, ये तो क्या हुआ, युद्ध के परिणाम, ये मोटे मोटे से परिणाम। अगर आप इन मोटे मोटे से परिणाम को ही जस्ट माइंड कर लेते हैं तो आप इन पर अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मुद्दा पता होना चाहिए, लिखना हमें होता है। इसके अलावा जो इसमें एक और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध पे, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर क्या असर पड़ा। तो भारत पर क्या असर पड़ा, सबसे बड़ा रीज़न कि ये लड़ाई कब की है, 1914 से 1918 की, यानी कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, काफ़ी सालों के बाद। तो उस टाइम पर जो भारत था वो क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब उपनिवेश था तो हम लोग भारतीय वफादार काफ़ी होते हैं, वफादार हैं हम। तो भारत में वही क्या हुआ कि भाई भारत के लोग ब्रिटेन के प्रति वफादार थे, ब्रिटेन की सरकार को अपनी सरकार मानते थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने भारतीय लोगों को सेना में शामिल होने के लिए बोला। और ये तो ब्रिटेन ने बोला, खुद भारतीयों ने मुहिम चलाई कि भाई क्या करो, सभी लोगों को ब्रिटेन के साथ लड़ने जाओ, मतलब ब्रिटेन की मदद करो, क्योंकि वो हमारी सरकार है। इस तरीके के मोर्चे चलाए गए और बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने एक्साइटमेंट में सेना में भर्ती हो गए, कुछ जो थे ज़बरदस्ती उनको ब्रिटेन के द्वारा भर्ती करवा लिया गया। इसके अलावा लेकिन अब भी ब्रिटेन वालों के दिल में ज़रा सी हमदर्दी नहीं थी। एक ब्रिटिश सैनिक के भत्ते में, खर्चे में कई भारतीय सैनिकों को रखा जाया करता था, लेकिन फिर भी हम जो थे काफ़ी मदद कर रहे थे ब्रिटेन की। तो 8 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटेन के साथ इस युद्ध में शामिल किए गए। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई 8 लाख किए गए, तो विश्व युद्ध में तो बहुत करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए थे, तो क्या हमारे नहीं मारे गए होंगे? डेफिनेटली मारे गए। 47,746 जो सैनिक थे तो वो भारतीय सैनिक हमारे मारे गए। इसके अलावा 65,000 के करीब हमारे सैनिक जो थे वो घायल हुए थे उस युद्ध में। तो हमें यहाँ पे क्या लगा था कि भाई अगर हम ब्रिटेन की मदद करेंगे तो ब्रिटेन क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। और ये मदद क्या करेगा, मतलब हमें शायद आज़ादी दे दे या हमें स्वराज की थोड़ी सी क्या करे, हमारे लिए रियायत कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें अच्छे से पता है
1919 में रॉलेट टैग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे यहाँ हुए हैं। तो वहीं एक और चीज़ क्या थी कि भाई यहाँ भारत के पास 3 तरह की मानसिकता थी इस युद्ध को लेकर। एक थी उदारवादियों की मानसिकता। अब ये क्वेश्चन अगर आता है कि भाई भारत के प्रति विश्व युद्ध को लेकर भारतीयों में कौन कौन सी 3 मानसिकताएं थी, तो एक मानसिकता थी उदारवादियों की। तो उदारवादियों का कहना था कि भाई ब्रिटेन की मदद करो, फिर ब्रिटेन क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। ये उदारवादियों का कहना था। मतलब इनमें नेता, पढ़े लिखे लोग, सारे लोग आ गए थे जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी डेफिनेटली। तो उन लोगों का क्या कहना था कि भाई क्या करो, ब्रिटेन की मदद करो, फिर ब्रिटेन बदले में क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। वहीं उग्रवादी यानी लड़ाई झगड़ा करने वाले, उन लोगों का क्या कहना था कि हाँ ब्रिटेन की मदद करो, ब्रिटेन हमारी मदद करेगा। अब तीसरी जो चीज़ थी वो क्या थी, क्रांतिकारियों का कहना था कि यही सही वक्त है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, युद्ध में लगा हुआ है, उलझा हुआ है, उसको और ज़्यादा उलझा दो और स्वराज छीन लो। तो यहाँ उदारवादी और उग्रवादियों की जो मानसिकता थी वो सेम थी। इसके अलावा जो क्रांतिकारियों की मानसिकता थी वो क्या थी, जस्ट अलग थी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, किस चीज़ के बारे में थी कि भाई ये भारत और विश्व युद्ध हुआ। अब एक बहुत सीधी सी हम बात यहाँ पर करते हैं कि यहाँ में कितनी बातें पता चली। एक, विश्व युद्ध की टाइम ड्यूरेशन 1914 से 1918। दूसरी बात, कितने देश इसमें शामिल थे, भाई लगभग पूरा वर्ल्ड था। और एरिया हम बता ही चुके हैं, यूरोप, मिडिटेरियन, एशिया भी था, बाद में अमेरिका भी हो गया था, अफ्रीका भी था। तो पूरा मतलब लगभग हमारा ग्लोब इसमें ऐड था। इसके अलावा इसके रीज़न क्या क्या था कि मतलब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की और उनकी वाइफ की मौत की वजह से इस युद्ध को बहुत ज़्यादा क्या मिली, सहायता मिली है, मतलब इस युद्ध को होने में। इसके अलावा करोड़्स ऑफ डेथ्स हुई हैं, यानी सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं, लोग लापता हुए हैं, हथियारों की होड़ की गई है। और युद्ध के परिणाम क्या हुए, जर्मनी, रूसी, ओटोमानी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी साम्राज्य का एंड हो गया। इसके अलावा नए देशों की स्थापना हुई। जर्मनी के उपनिवेश पर, क्योंकि जर्मनी की सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, तो जर्मनी के उपनिवेश पर क्या किया गया, कब्जा किया गया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। भारत के साथ क्या हुआ, भारत ने उम्मीद अच्छी की थी लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला। वहीं ये सारे रीज़न क्या थे कि विश्व युद्ध जो हुआ, जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये एक ऐसा युद्ध था जिसका होने का रीज़न तो बड़ा छोटा निकला, लेकिन ये युद्ध फैला बहुत और फिर इसकी वजह बहुत बड़ी हो गई। और उसके बाद जो इसके नतीजे हुए वो हमने 1945 तक झेले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।